नमस्कार विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रेमचंद की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने प्रेमचंद के उपन्यास कर्मभूमि का कथासार पढ़ा था। आज हम कर्मभूमि उपन्यास में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर चर्चा करेंगे। तो आइए विचार करते हैं। हिंदी में यथार्थवादी साहित्य 20वीं सदी के तीसरे और चौथे दशक के शुरू में उपन्यास और कथा साहित्य में यथार्थवाद के स्वरूप पर चिंतन से आरंभ हुआ था। इसमें मुख्यतः प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ने यथार्थवादी संबंधी विवादों में हिस्सा लिया और यथार्थवाद के स्वरूप के बारे में अपने लक्ष्यों की घोषणा भी की। मुख्यतः प्रेमचंद ने अपने यथार्थवाद की परिभाषाएं और स्वरूप निर्धारित करने में फ्रांसीसी, ब्रिटिश और रूसी यथार्थवाद का प्रभाव ग्रहण किया। यथार्थवादी उपन्यासों में यथार्थ चित्रण की समस्या सबसे पहले फ्रांसीसी उपन्यासकारों के बीच में उठी। उसमें एक वर्ग फोटोग्राफिक शैली में वस्तुगत यथार्थ का सिर्फ यथा तथ्य चित्रण करने के पक्ष में था और दूसरा वर्ग आदर्शवाद का पक्षधर था। और इस प्रकार से आदर्श और यथार्थवाद का ये झगड़ा फ्रांस के लेखकों में सबसे पहले उठा। परंतु प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास कर्मभूमि में केवल यथा तथ्य चित्रण को ही प्रमुखता नहीं दी, बल्कि महत्वपूर्ण आदर्शों की ओर भी उपन्यास के पात्रों को अग्रसर होते हुए दिखाया है। तो आज हम इसी संबंध में चिंतन करते हैं। कर्मभूमि सन 1930-32 के राष्ट्रीय आंदोलन के बीच में लिखा गया, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की लहर सारे देश में थी। एक प्रकार से कर्मभूमि में राष्ट्रीय आंदोलन एवं किसान मजदूर आंदोलनों पर आधारित उपन्यास है। कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद जी ने गरीब किसानों, खेत मजदूरों एवं अछूतों के शोषण की समस्याओं को सजीव रूप में चित्रित किया है। सन 1930 के आंदोलन की व्यापकता और गहराई दोनों ही कर्मभूमि में लक्षित की जा सकती है। सन 1930 में संचालित सविनय अवज्ञा और किसान अछूत आंदोलन के संपूर्ण तथ्य कर्मभूमि में यथार्थवादी दृष्टिकोण से चित्रित हुए हैं। रामविलास शर्मा ने इस संबंध में लिखा है कि कर्मभूमि हिंदुस्तान के स्वाधीनता आंदोलन की गहराई और प्रसार का उपन्यास है। यह आंदोलन एक सैलाब की तरह तमाम भारतीय जनता को अपने अंदर समेट लेता है। विद्यार्थी, किसान, अछूत, स्त्रियां, शिक्षित, व्यापारी, मजदूर सभी इसके प्रभाव में आगे बढ़ते हैं। आंदोलन में जनता से नए नेता पैदा होते हैं। कर्मभूमि हिंदुस्तानी जनता के उन स्तरों को रंगमंच पर ला खड़ा करता है जो शहर और गांव के गरीब हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कर्मभूमि में भी जमींदारों एवं सरकारी तंत्र द्वारा किसानों एवं समाज के सबसे निचले स्तर के अछूतों के शोषण की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। कर्मभूमि में आकर प्रेमचंद जी की यथार्थवादी दृष्टि और व्यापक और गहरी हो जाती है। इस आंदोलन में गरीब किसान और मजदूरों के साथ विद्यार्थी भी भारी संख्या में आने लगे थे। प्रेमचंद जी ने दिखाया है कि कर्मभूमि में किसानों के बीच विद्यार्थी वर्ग भी जाने लगा था। अमरकांत अपने दोस्त सलीम के साथ गांवों का आर्थिक अध्ययन करने के लिए जाता है और देखता है कि नौकरशाह और साहूकार उनका शोषण कर रहे हैं। प्रेमचंद जी ने दिखाया है कि जब ये विद्यार्थी
सिर्फ आर्थिक अध्ययन करने ही नहीं गए थे, बल्कि गांव की एक स्त्री मुन्नी का बलात्कार करने वाले 2 अंग्रेज सैनिकों से संघर्ष भी करते हैं। इस प्रकार से प्रेमचंद जी ने कर्मभूमि में पहली बार मजदूरों और विद्यार्थियों को साथ लाकर अंग्रेज़ों का मुकाबला करते दिखाया है। प्रेमचंद ने मजदूरों, विद्यार्थियों एवं किसानों की लड़ाई से जोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद जी ने कर्मभूमि में किसानों पर इजाफा लगान लगाने और सख्ती से वसूल करने का भी यथार्थ रूप में वर्णन किया है। गरीब और अनपढ़ किसानों का वर्णन करते हुए निम्न किसानों के बारे में कर्मभूमि में प्रेमचंद जी ने लिखा है, बेचारे एक तो गरीब ऋण के बोझ से दबे हुए, दूसरे मूर्ख, न कायदे जाने न कानून। महंत जी जितना चाहे इजाफा करें, जब चाहे बेदखल करें, किसी में बोलने का साहस नहीं था। अक्सर खेतों का लगान इतना बढ़ गया था कि सारी उपज लगान के बराबर भी न पहुंचती थी, लेकिन लोग भाग्य को रोकर भूखे नंगे रहकर कुत्तों की मौत मरकर खेत जोतते थे। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने यह दिखाया है कि महंत जमींदार के इजाफा लगान और बेदखली से किसान का निचला स्तर या मध्यम किसान भाग्य को रो रहे हैं, भूखे नंगे जी रहे हैं और कुत्ते की मौत मर रहे हैं। तो इस विचार के पीछे सिर्फ प्रेमचंद जी की कल्पना ही नहीं थी, बल्कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य था। प्रेमचंद जी ने कर्मभूमि में इन्हीं जोंकों की तरह जमींदारों के शोषण के बारे में लिखा था। कर्मभूमि का महंत अवध का ही जमींदार है, जिसका जिक्र अवध किसान आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। कर्मभूमि की गरीब जनता भी इन महंतों का चरित्र जानती है। अछूत गूदड़े अमरकांत से कहता है, यहाँ के पंडे पुजारियों के चरित्र सुनो तो दांतों तले अंगुली दबा लो, पर वे यहाँ के मालिक हैं और हम भीतर कदम नहीं रख सकते। इन महंत और जमींदारों के खिलाफ अवध की जनता अपने नेता आत्मानंद के नेतृत्व में क्रांतिकारी संघर्ष करना चाहती है और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाला गांधीवादी अमरकांत इस संघर्ष को रोकता है और आत्मानंद की योजना का विरोध करता है। जाहिर है कि राष्ट्रीय कांग्रेस जमींदारों का अहित और विरोध नहीं करना चाहती थी और किसानों की समस्याएं भी सुधारवादी तरीके से हल करना चाहती थी। राष्ट्रीय कांग्रेस ने समझौते के जरिए लगान में माफ़ी दिलाकर जमींदारों का हित सुरक्षित रखने की इच्छा की थी। प्रेमचंद ने इस ऐतिहासिक तथ्य को कर्मभूमि में यथार्थ रूप में चित्रित किया है। कर्मभूमि में भी अमरकांत अछूत और गरीब किसानों के गांव में जाता है, जहां स्वामी आत्मानंद किसानों को महंत के शोषण के विरोध में संगठित कर रहे हैं। वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरह किसान आंदोलन में हस्तक्षेप करता है। प्रेमचंद जी दिखाते हैं कि आत्मानंद की प्रेरणा से किसानों ने दस्तूरी देना बंद कर दिया है। आत्मानंद लगान बंदी के लिए गंगा किनारे किसानों की एक सभा आयोजित करते हैं। आत्मानंद का प्रस्ताव है कि महंत का घर घेर लिया जाए और जब तक लगान न छोड़ दे उनका उत्सव बंद कर दिया जाए, परंतु यह सविनय अवज्ञा के विरुद्ध थे। अतः अमरकांत राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की नज़ीर देते हुए कहता है कि कर्मभूमि में कहता है कि यह विपत्ति कुछ हमारे ही ऊपर नहीं पड़ी, सारे देश में यही हाहाकार मचा हुआ है। हमारे नेता इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हमें भी चलना है। इतना ही नहीं, कर्मभूमि उपन्यास में कांग्रेस नेता किसान जमींदार संघर्ष को वर्ग सहयोग का रूप दे रहे थे
और किसानों से ये अपील कर रहे थे कि राष्ट्रीय आंदोलन को विघटन और पराजय से बचाने के लिए उन्हें जमींदारों का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस पर विश्वास करना चाहिए। अमरकांत भी कांग्रेसी नेताओं के सुधारवादी रास्ते पर चलना चाहता है। कांग्रेसी नेता सुलह समझौते का रास्ता पकड़ते हैं, परंतु प्रेमचंद जी ने दिखाया है कि अमरकांत की बात का जनता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन अमरकांत प्रार्थना और सुलह समझौते की अर्जी लेकर महंत के यहाँ पहुँचते हैं, पर महंत उनसे मुलाकात नहीं करता और उससे कारकुन नजराना मांगता है। अमरकांत कारकुनों, मुहर्रिरों और चपरासियों तक की खुशामद करने लगा। प्रेमचंद ने दिखाया है कि जनता को धोखा देने वाला अमरकांत का गरीब जनता ने मजाक बनाते हुए व्यंग्य किया है कि महंत जी ने तो इस साल पूरा लगान माफ कर दिया है। कर्मभूमि में प्रेमचंद ने किसान सभाओं के संगठन का भी जिक्र किया है और लिखा है कि किसानों के नेता चुपचाप बैठे थे। रोज़ बड़ी बड़ी किसान सभाओं की खबरें आती है, जगह जगह किसान सभाएं बैठी थीं। अंत तक अमरकांत किसानों को वर्ग संघर्ष से रोकता है और महंत जी की तारीफ करता है कि जल्दी ही लगान माफ़ी का उत्तर आएगा, और महंत जी ने कारिंदों द्वारा सख्ती न किए जाने का आश्वासन दिया है। किसानों को समझाते हुए अमरकांत कहता है, महंत जी को तुम लोग व्यर्थ ही बदनाम कर रहे थे। ऐसी सज्जनता से मिले कि क्या कहूँ। हुल्लड़ मचाओगे तो कुछ न होगा, उल्टे और डंडे पड़ेंगे। एक प्रकार से कर्मभूमि सविनय अवज्ञा आंदोलन के चरित्र का दर्पण है। इसमें प्रेमचंद जी ने सुधारवादी राजनीति का संपूर्ण चरित्र खोल कर रख दिया है। एक तरफ उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार किया है और दूसरी ओर राष्ट्रीय कांग्रेस के उच्च वर्गीय पात्रों एवं किसान आंदोलन के नेताओं के बीच में फर्क और अंतर्विरोधों का चित्रण किया है। और तीसरी ओर अमरकांत का दोहरा अवसरवादी चरित्र भी उन्होंने चित्रित किया है। एक तरफ अमरकांत गांधीवादी है, सत्याग्रही है, और दूसरी तरफ अपने स्वार्थ और अवसरवाद के कारण सत्य और अहिंसा को त्याग देता है। अमरकांत के पतन से प्रेमचंद जी ने साबित किया है कि उच्च वर्ग के पात्र गरीब जनता का पक्ष इसलिए नहीं ले पाते कि वे अवसरवादी होने के कारण अपने कर्म चरित्र से बंधे होते हैं। प्रेमचंद राष्ट्रीय आंदोलनों में गांधी के आदर्शों से विजय चाहते हैं और ऐसे समाज सेवकों की कल्पना करते हैं जो स्वार्थहीन एवं सत्याग्रही हों। गांधी जी ने भी देश के युवकों से यही कल्पना की थी। जाहिर है कि प्रेमचंद सन 30 और 32 के आंदोलन का समर्थन करते हुए गांधीवादी आदर्शों के साथ हैं। वह देश की जनता के वर्ग संघर्ष के साथ नहीं है। वर्ग संघर्ष का चित्रण करने के बावजूद वह वैचारिक रूप से गांधी के साथ है। गांधी के अंतर्विरोध प्रेमचंद की विचारधारा में और कर्मभूमि में भी दिखाई देते हैं। सन 30 के आंदोलन को दबाने के लिए सरकार का दमन तेज हुआ। प्रेमचंद जी ने इस दमन की कटु आलोचना की है। राष्ट्रीय जन आंदोलन पर भी हुए इस दमन का कर्मभूमि से गहरा संबंध है। राष्ट्रीय आंदोलन की विडंबना और निराशाजनक परिणति हमें कर्मभूमि के आंदोलन की हुई है। गोलियों लाठियों से सरकारी तंत्र क्रूरता से दोनों जगह दमन करता है। राष्ट्रीय नेता और कर्मभूमि के क्रांतिकारी सुधारवादी दोनों नेता जेल में बंद कर दिए जाते हैं। साफ है कि किसान संगठनों पर जमींदारों और मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों के प्रभुत्व के कारण सामंत विरोधी क्रांति नहीं हो सकती थी। कर्मभूमि में मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी अमरकांत का किसान आंदोलन पर प्रभुत्व हो जाता है और आत्मानंद को पस्त और निराश होकर समझौता करना पड़ता है। एक प्रकार से
कर्मभूमि में भी आंदोलनों को कुचल दिया गया था और किसान के गांव के चारों तरफ अंधेरा, निराशा और दमन का भयानक आतंक छाया हुआ था। प्रेमचंद जी ने लिखा है, कर्मभूमि में अंधेरा छाया हुआ था, आतंक में सारे गांव को पिशाच की भांति छाव लिया था। लोग शोक से मौन और आतंक के भार से दबे मरने वालों की लाशें उठा रहे थे। किसी के मुंह से रोने की आवाज़ भी न निकलती थी। जख्म ताज़ा था इसलिए टीस न थी। रोना पराजय का लक्षण है। इन प्राणियों को विजय का गर्व था। रोकर अपनी दीनता न प्रकट करना चाहते थे। बच्चे भी जैसे रोना भूल गए थे। कर्मभूमि के राष्ट्रीय आंदोलन में मरे हुए लोगों के लिए जब अछूत सलोनी को गीत गाते दिखाया जाता है तो निश्चित रूप से कहना पड़ता है कि गांधीवादी आदर्शों के अंतर विरोध का विश्लेषण प्रेमचंद नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कर्मभूमि में वो तालस्ताई की तरह हिंदुस्तानी समाज का गंभीर यथार्थ प्रस्तुत कर रहे थे। फलतः कर्मभूमि के सुधारवादी आदर्श के बावजूद उनके गंभीर यथार्थवाद से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद ने कर्मभूमि में अमरकांत और पिता समरकांत के परिवार की मार्थक मध्य वर्गीय परिवारों का यथार्थ सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं नैतिक चित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने दिखाया है कि अमरकांत के पिता समरकांत महाजन हैं और सूद पर रुपया देकर निर्ममता से धन कमा रहे हैं। परम धार्मिक और छूत अछूत का भेद मानने वाले हैं। परंतु अमरकांत उनका पुत्र होते हुए भी आधुनिक संस्कृति से प्रभावित युवक है। उसने अंग्रेजी और कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा पाई है। वह उच्च जाति के धार्मिक और सामाजिक विचारों से भिन्न एक आदर्शवादी युवक है जिसका लक्ष्य समाज और देश की उन्नति करना है। प्रेमचंद ने दिखाया है कि आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से उसमें धन पूजा, छूत अछूत के भेद के प्रति घृणा है और वह धार्मिक बंधनों की आलोचना करता है। वह धर्म पर बराबर आक्रमण करता रहता है। प्रेमचंद ने लिखा है, वह धर्म के पीछे लाठी लेकर दौड़ने लगा। धन के संबंध का उसे बचपन से ही अनुभव होता आता था। धर्म बंधन उसके लिए कहीं कठोर, कहीं निरर्थक था। धर्म का काम संसार में मेल और एकता पैदा करना होना चाहिए। यहाँ धर्म ने विभिन्नता और द्वेष पैदा कर दिया। क्यों खान पान में, रस्म रिवाज में धर्म अपनी टांग अड़ाता है। मैं चोरी करूं, खून करूं, धोखा दूं, धर्म मुझे अलग नहीं कर सकता। मैं अछूत के हाथ से पानी पी लूं, धर्म छूमंतर हो गया। हम धर्म के बाहर किसी से आत्मा का संबंध नहीं कर सकते। आत्मा को भी धर्म ने बांध रखा है। यह धर्म नहीं, धर्म का कलंक है। प्रेमचंद ने मध्य वर्ग या ऊंची जातियों की धार्मिक एवं अमानवीय नैतिकता का पर्दाफाश कर्मभूमि में किया है। उन्होंने दिखाया कि रूढ़िवादी समाज के प्रति विद्रोह भावना अमरकांत को राष्ट्रीय आंदोलन की ओर ले गई। मिसाल के लिए प्रेमचंद ने लिखा है, वह अब क्रांति में ही देश का उद्धार समझता था। ऐसी क्रांति में जो सर्वव्यापक हो, जो जीवन के मिथ्या आदर्शों को, परिपाटियों का अंत कर दी, जो मनुष्य को धन और धर्म के नाम पर टिकने वाले राज्य के पंजे से मुक्त कर दे। अमरकांत अपने आदर्शवाद के कारण गांव या शहर के गरीबों की बदहाल जिंदगी से द्रवित होता है। उसका झुकाव गरीबों की झोपड़ियों की तरफ हो जाता है। इसी झुकाव के कारण उसका संपर्क गरीब मुस्लिम लड़की सकीना से होता है। प्रेमचंद ने दिखाया कि वह कांग्रेस का सदस्य है और नियम से सूत काटता है। अमरकांत के चरित्र में प्रेमचंद जी ने मध्य वर्ग का विचलन, पलायन, नैतिक क्षीणता दिखलाते हुए लिखा है कि वह ढुलमुल है और सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की जगह पलायन कर जाता है। उसमें नैतिक साहस की कमी है। उसके चरित्र में परिवर्तन आते देर नहीं लगती। जब समरकांत उसकी शादी अपने वर्ग की सुखदा से कर देते हैं तो वह अपनी नैतिक कमजोरी के कारण विरोध नहीं कर पाता।
और गरीब मुस्लिम लड़की सकीना को छोड़ देता है। प्रेमचंद ने अमरकांत को अंतर्विरोधपूर्ण दिखाया है। वह जातिवाद के खिलाफ भाषण तो देता है, पर मुस्लिम लड़की सकीना से जाति और धर्म को जोड़ते हुए शादी नहीं कर पाता। अमरकांत सुखदा को विलासिनी, प्रोफेसर शांति कुमार को पाखंडी और समरकांत को धन लोलुप समझ शहर से पलायन करके हिमालय के रमणीक गांव में पहुंच जाता है। यह गांव अछूत चमारों का है, जो या तो गरीब किसान हैं या खेतीहर मजदूर। अपने चरित्र में वह फिर परिवर्तन करता है एवं जातिवाद के बंधन को तोड़ता हुआ अछूतों के साथ रहना और खाना शुरू कर देता है। अमरकांत अछूतों से कहता है, मैं जात पात नहीं मानता है। जो सच्चा है वह चमार भी हो तो आदर के योग्य है, जो दगाबाज, झूठा, लंपट हो तो वह आदर के योग्य नहीं। प्रेमचंद जी ने दिखाया कि अमरकांत अछूत खेत मजदूरों एवं किसानों की दारुण दशा देखकर द्रवित हो जाता है और सेवक बन जाता है। प्रेमचंद ने लिखा है, ऐसे सीधे साधे निष्कपट मनुष्यों पर आए दिन अत्याचार होते रहते हैं। उन्हें देखकर खून खोल उठता है। जिस शांति की आशा उसे देहाती जीवन की ओर खींच लाई थी, उसका यहाँ नाम भी नहीं था। घोर अन्याय का राज्य था। अमर की आत्मा इस राज्य के विरुद्ध झंडा उठाए फिरती थी। कर्मभूमि में भी सीधे साधे ब्रिटिश राज के क्रूर शोषण की प्रेमचंद जी आलोचना करते हैं। कर्मभूमि ब्रिटिश राज द्वारा और आरोपित गरीबी का उन्होंने अत्यंत ही यथार्थपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है। अमरकांत झोपड़ी में गया तो उसका हृदय कांप उठा, मानो दरिद्रता छाती पीट पीट कर रो रही हो और हमारा उन्नत समाज विलास में मग्न है। उसे रहने को बंगला चाहिए, सवारी को मोटर। इस संसार का विध्वंस क्यों नहीं हो जाता। प्रेमचंद ने कर्मभूमि में सन 1929 की आर्थिक मंदी के क्रूर हमले से प्रभावित गरीब किसानों एवं अछूत खेत मजदूरों की समस्या का अत्यंत ऐतिहासिक यथार्थ प्रस्तुत किया है। कर्मभूमि में गरीब परिवारों एवं खेती का असली अर्थशास्त्र प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद ने दिखाया कि ब्रिटिश राज और सामंतों के शोषण से कृषि व्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो रही है और अब खेती पर किसानों का विश्वास नहीं रह गया है। खेती में जी तोड़ श्रम का उन्हें कोई फायदा नहीं है। सारा फायदा महाजनों, व्यापारियों, सामंतों एवं अंततः ब्रिटिश राज को है। लगान और बेगार देने के बाद कुछ नहीं बचता और लगान और बेगार भी क्रूरता से वसूला जाता है। प्रेमचंद ने गांव के टूटते हुए इस अर्थशास्त्र और शोषण के बारे में लिखा है। अक्सर खेतों का लगान इतना बढ़ जाता है कि सारी उपज लगान के बराबर भी नहीं पहुंचती थी। कितनों ने जाकर शहरों में नौकरी कर ली थी, कितने ही जाकर मजदूरी करने लगे थे, फिर भी असामियों की कमी न थी। कृषि प्रधान देश में खेती केवल जीविका का साधन नहीं है, सम्मान की वस्तु भी है। वह गृहस्थ रहकर जीना और गृहस्थी में ही मरना चाहता है। प्रेमचंद ने कर्मभूमि में दिखाया है कि सन 1929 की आर्थिक मंदी ने सम्मान की वस्तु खेती पर से किसान का विश्वास उठा दिया और वे शहरों में मजदूरी के लिए दौड़ रहे हैं। कर्मभूमि में भी दो किसानों का विवाद इसी बात पर है कि खेती अच्छी है या किसानी। खेती पर से विश्वास उठ जाने और सामंती और साम्राज्यवादी शोषण के बावजूद खेती को ही सम्मान की वस्तु समझने की समस्या प्रेमचंद जी ने कर्मभूमि में उठाई है। एक किसान कहता है, घाटा नफा तो हर एक व्यापार में है भैया। बड़े बड़े सेठों का दिवाला निकल जाता है, परंतु खेती के बराबर कोई रोजगार नहीं जो कमाई और तकदीर अच्छी है। जाहिर है कि प्रेमचंद ने कर्मभूमि में किसानों के अर्थशास्त्र का यथार्थ चित्रांकन किया है। साथ ही उन्होंने दिखाया है कि किसान अपनी समस्याओं से परेशान है और सामंतवाद के खिलाफ संघर्षरत है। पर अमरकांत गांधीवादी दृष्टि से सामंत के खिलाफ संघर्ष को
अनुचित मानता है, क्योंकि गांधीवाद किसी प्रकार की संघर्ष और हिंसा को अनुमति नहीं देता। प्रेमचंद ने अमरकांत के पलायन और विचलन के माध्यम से यह संकेत किया है कि किसानों का नेता हमेशा किसानों के बीच से ही पैदा होना चाहिए, और यह भी प्रेमचंद जी की यथार्थवादी दृष्टिकोण की ही विशेषता है। इस प्रकार इस पूरे उपन्यास में हम देखते हैं कि प्रेमचंद जी ने अछूत की समस्या, गरीबी की समस्या, किसानों की समस्या, राष्ट्रीय आंदोलन की समस्या, स्त्रियों की समस्या, शिक्षा की समस्या, इन सभी का यथार्थ रूप प्रस्तुत किया है। परंतु प्रेमचंद गांधीवादी आदर्शवाद से प्रभावित होने के कारण प्रेमचंद ने कथानायक अमरचंद के चरित्र में भी समय समय पर परिवर्तन होते हुए दिखाया है और उसे आदर्श की ओर उन्मुख होते हुए दिखाया गया है। धन्यवाद।